गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमित पाठक आज आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जो पहला चैप्टर था हमारा एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज थी उनमें जो पहले चैप्टर में 20 क्वेश्चंस हैं बच्चों। इन 20 क्वेश्चंस में सबसे पहले जो 10 क्वेश्चन हैं उनका सॉल्व लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको बताना है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जो है इनकरेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जैसे एक इक्वेशन यहाँ दे रखी है PbO + C एरो लगाया Pb + CO2। तो ये इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं Pb गेटिंग रिड्यूस, दूसरे वाले में CO2 गेटिंग ऑक्सीडाइज, सी वाले में कह रहे हैं कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज और PbO गेटिंग रिड्यूस। तो अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इसमें सारी बातें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस से रिलेटेड है। तो हम ये आपको बताया था मैंने, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस मिलते हैं वो हमेशा आपको रिएक्टेंट साइड में मिलते हैं, कभी भी प्रोडक्ट साइड में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि PbO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले आपको इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खोजना चाहिए और रिड्यूसिंग एजेंट खोजना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस निकाल पाते हैं। तो आपने ये निकाला, चूँकि कार्बन इसमें अदर एलिमेंट्स हैं तो ये अपने आप में ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब यहाँ आप देखिए पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि Pb इज़ गेटिंग रिड्यूस। तो Pb है वो कहाँ पर अवेलेबल है? प्रोडक्ट साइड में अवेलेबल है। वो पहला तो यही हो गया कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि Pb प्रोडक्ट साइड में कभी भी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया मतलब। और दूसरा CO2 इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो CO2 कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है? आप देखिए CO2 भी प्रोडक्ट साइड में है, जबकि कार्बन जो हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो PbO है वो Pb में रिड्यूस हो रहा है। इसलिए पहला और दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो इसमें जो एल्युमिनियम है वो Fe2O3 में Fe को रिप्लेस करके उसकी जगह ले रहा है। चूँकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए ये रिएक्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन में कहता है कि क्या होगा जब हम HCl को आयरन फिलिंग्स में डालेंगे। तो HCl को जब आप आयरन फिलिंग में डालेंगे तो आपके पास आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी थी और ये बताना था कि हम उसे बैलेंस क्यों करते हैं। तो जो चैप्टर के नोट्स मैंने आपको दिए थे उसमें ही ये क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशंस दे रखी हैं तो जिसमें हाइड्रोजन गैस कंबाइन करती है नाइट्रोजन के साथ और अमोनिया बनाती है। तो इसमें हमने सबसे पहले वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख लिया और फिर जो बैलेंसिंग का हमारा रूल था, जैसे इसमें हम अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करते हो तो सबसे पहले अदर एलिमेंट्स को यहाँ आप रिएक्टेंट साइड में देखेंगे तो नाइट्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 1 थी। तो मैंने क्या काम किया, इसको इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन बढ़ गए और हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 6, इसीलिए मुझे फिर रिएक्टेंट साइड में 3 लगाना पड़ा। इसी तरह से अगली वर्ड इक्वेशन थी हाइड्रोजन सल्फाइड, तो H2S हो गया, बर्न ऑक्सीजन O2 हो गया और गिब्स वाटर पानी और SO2 मिल रही। तो हमने इसको लिखा और फिर हमने वो बैलेंसिंग का जो रूल था उससे हमने इसको पहले अदर एलिमेंट्स को बैलेंस किया और उसके बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी एक को बैलेंस करने पर पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। अब हम चलते हैं अपनी अगली इक्वेशन की तरफ, जिसमें बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बन रही। तो ये इसमें हमने क्लोरीन जो है हमारे पास जो सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, 2 लगाया सॉरी प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि यहाँ ऑड साइड है। और जब यहाँ लगाया मैंने तो क्लोरीन टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो इसी को रिएक्टेंट में भी 6 करने के लिए मुझे Ba के आगे
3 लगाना पड़ा। तो जब बी ए के आगे 3 लगाया तो मुझे प्रोडक्ट साइड में भी बी ए के आगे 3 लगाना पड़ेगा और इस तरह से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोटेशियम को जब पानी में डालते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर पोटेशियम दोनों तरफ हमारे पास था, लेकिन हाइड्रोजन आप देखोगे तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड है वहाँ पर हाइड्रोजन 3 था और जो रिएक्टेंट साइड थी वहाँ पे हाइड्रोजन 2 था। तो इसलिए मैंने उसको करने के लिए ये इवन बनाने के लिए KOH वाले पार्ट में ऑड साइड थी, तो इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हो गए 4, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। और जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम भी 2 हो गए, इसलिए मैंने आगे भी यहाँ पर K के आगे 2 लगा दिया। इसी तरह से और ये कुछ इक्वेशंस हैं, इनको मैंने बैलेंस किया है। बैलेंसिंग के मैंने रूल्स बताए हैं, पहले आप इनको बैलेंस करिए खुद से रूल्स के अकॉर्डिंगली, जो मैंने आपको रूल्स समझाए हैं, और फिर उसमें से इसको रीचेक करिए कि आपका कितना सही है, कि आपने जो इक्वेशन मैंने हालांकि इसका सॉल्व यहाँ पे आपको करा रखा है, तो पहले आपको खुद से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहिए। चाहे वो वर्ड इक्वेशन है तो वर्ड इक्वेशन को पहले आपको सिम्बियोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके, सिम्बियोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसका फार्मूला मेकिंग के लिए मैंने आपको बैलेंसी का चार्ट बनवाया था, वहाँ से उनकी वैलेंसीज़ को देखना, फिर एलिमेंट्स के सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसीज़ को रख करके उसमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके फार्मूले को बनाना, मतलब उसको सिम्बियोलिक फॉर्म में चेंज करना। फिर जो रूल्स मैंने आपको बैलेंसिंग के लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं। तो ये सारे ही जो है बैलेंसिंग के, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बैलेंसिंग पहले आप खुद से एक बार इनको लगाइए, फिर यहाँ से आप इसको रीचेक कर लीजिएगा एक बार, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको दोनों काम करना है, एक तो बैलेंस करना है और दूसरा इसमें आपको ये भी बताना है कि ये कौन सा केमिकल इक्वेशन है, इसका नाम लिखना है आपको। तो आपने जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड ये वर्ड इक्वेशन थी, तो मैंने इसको सिम्बियोलिक फॉर्म में बदला, और सिम्बियोलिक फॉर्म में आप देख रहे हैं इसमें 2 आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नीचे वाले में मैंने आपको पहचान के इसमें जो रिएक्टेंट साइड है इसमें क्या था, कम था, और प्रोडक्ट साइड में चीज़ें ज़्यादा लिखी थी, इसीलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। मैंने आपको बताया था कि अगर रिएक्टेंट साइड में चीज़ें कम लिखी होती हैं और प्रोडक्ट में ज़्यादा, तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ कम होती है और जब वो टूटती है तो ज़्यादा चीज़ों में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़। इसी तरह से H2 और Cl2 इधर रिएक्टेंट साइड में चीज़ें ज़्यादा और प्रोडक्ट में जब कम होती हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, चूँकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो ऊपर रखा हुआ है, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस करके उसमें से हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा और खुद हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने आपको बताया कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब एग्जिट, आप देखते हैं कहीं जगह पे एग्जिट लिखा रहता है, एग्जिट का मतलब निकलना। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट कंज्यूम होती है उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से आपको यहाँ बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो जब रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, तो वो जो हमारे खाने में जो ग्लूकोज होती है हमारे फूड में, उसको क्या करता है, वो तोड़ देता है, और जब वो तोड़ता है तो उससे बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में निकलती है। इसीलिए अभी आपको ऊपर मैंने बताया था, ऐसे जितने भी रिएक्शन जिनमें हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। तो चूँकि इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट निकलती है, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। स्टूडेंट, अगले 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और एक बार आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।